नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी आरएससी ग्रुप डी टारगेट 25 आउट ऑफ 25 की मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 लेके मैं आया हूं। और मैं पूरे वादे के साथ, पूरे उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी इस सीरीज से 100% 25 के 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। तो प्लीज आप भी विश्वास करके इस चैनल को जरूर देखें, इस क्वेश्चंस को जरूर देखें और अपनी मेहनत में एक और भी मतलब क्या कहते हैं कि एक चार चांद लगा देना, वो जरूर लगाएं। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज विश्वास करके आप इस सेशन को देखिए और नहीं आया तो आप उसके बाद से आपने इस चैनल को मत देखना। मैं इतनी तक गारंटी देता हूं, यदि यहां से क्वेश्चंस नहीं आया ना, उसके बाद से आप कभी मत देखना और किसी को मत कहना कि इसे आप देखो। ठीक है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम बिताए। पहली क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 15। बोले ठीक है सर। और यहां मैं देख रहा हूं कि इस तरह से तो नहीं दिया, पहले तो किसी और तरीका से रहता था। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए 5x और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस यहाँ पर 5। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? 5x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ मैं 5x को 5x कर दिया और ये जो 5x और 5 को है जिसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, x प्लस वन बाय एक्स और ये वाला क्या हो गया मेरा माइनस 11। ठीक, अब देखिए ये 5x और ये 5x क्या हुआ, कट गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर क्या हो गया, ऊपर बच गया 1, नीचे x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 15 दे रखी थी तो मैंने यहाँ 15 रखा, माइनस यहाँ पर 11 इक्वल टू हो गई आपकी 1/4। बस हो गया, कहानी खत्म। इतना सोचना क्या है? तो चीजों को समझो, समझते हुए जल्दी से कर लो, है ना? यहां से मैंने ये 5x और 5 को क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर या इसको a भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या कर सकता है, जैसे देखो यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5, मैंने क्या किया, इसको 5x से डिवाइड कर दिया। इसको जब 5x से डिवाइड किया तो ऊपर भी 5x था ना, इसको भी मैंने 5x से डिवाइड कर दिया, ये और ये कट गया। अब ये इसको काटेगा तो क्या बचेगा, x। अब ये इसको काटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 11/5, है ना? 11/5 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब 5x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 1/x। अब मैं इसको ले लूं क्या, इसको ले लो, है ना? तो ये 5x तो कट गई ना, यानी यहाँ पर ओवरऑल जो मेरी वैल्यू है x प्लस वन बाई एक्स, है ना? मैंने यहाँ जब 5x से डिवाइड किया तो यहाँ भी 5x से डिवाइड किया तो ये 5 उड़ गया मेरा और सिर्फ क्या बचा मेरा पास 11, ऊपर क्या बच रहा 1। इस मेथड से भी आपकी हो जाएगी, नहीं तो ये मेथड आपकी जबरदस्त है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर हो, कौन, ये वाला 90 सेंटीमीटर आपकी बताई गई है। ठीक है ना? तो आप जानते हो कि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो 45 है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अब आपको क्या करना है, आप इसकी परिधि PQ की लंबाई, यानी PQ की लंबाई जो यहाँ पर है वो 2πr है क्या, 2πr आपकी जो निकालनी वो कितने डिग्री की बराबर है, 90 डिग्री की बराबर है। ठीक है सर, ये पूरी की पूरी मेरी 90 डिग्री बराबर है। मैं यहाँ से r निकाल सकता हूँ क्या, मैंने यहाँ से r निकाला तो ये हो गई 90 डिग्री और नीचे क्या हो गई 2π, नीचे क्या हो गई 2π। बोले सर ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैठा दूं, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा मेरा 2, ये मेरा हो जाएगा 22 और ऊपर हो जाएगी 7। आर मेरा निकल गया। मुझे क्या निकालना है, PQ की लंबाई, मुझे PQ की लंबाई निकालना है। तो PQ की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, है ना? एक्चुअली 2πr, यानी 2πr होगा तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं तो आपको समझ में आए, क्योंकि PQ की लंबाई निकालनी तो 2πr थीटा अपॉन क्या होगा यहाँ पर 360 डिग्री होगा। सही बात बोल रहा हूं। अब ये देखो 2 से 2 कट गई, अब यहाँ 2 से ये कट गई तो कितनी हो गई 180, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ।
पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या लिखना है, ये पूरा, लेकिन ध्यान देना कि आर की वैल्यू में यहाँ पर क्या थी, ये डिग्री था, ये क्या था, डिग्री था। ध्यान देना, तो थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पर ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 7 अपॉन यहाँ पर 44। ठीक है। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद क्या करना, थीटा, थीटा कितना था, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का कोण के बराबर है। यहाँ से मैं निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि 90/180, 90/180 बोले, ठीक है। ठीक, अब इसको मैं काट दूंगा तो आंसर आ जाएगी। देखो यहाँ पर 20 से गया ये 2 टाइम्स, 7 से 7 चला गया, है ना, 90 से 2 टाइम्स चला गया, अब ये कितना हो गया 45, और ये क्या, ये कितना आ गया मेरे पास 22.5, यानी मेरे पास 22.5 सेंटीमीटर होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें दोनों चीज है ना। ये एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल की मैथ्स है, जो आपने कभी क्लास 10 में बनाया होगा। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ जो था, यहाँ जो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल था वो सेंटर का क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस सर्कल सेंटर का क्या हाफ हो जाता है, और सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, डबल हो जाता है। बस उसके बाद मुझे क्या निकाला था, मैंने यहाँ से आर निकाल लिया, आर निकाल के वैल्यू निकाला, उसको पीक्यू की वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू क्या होती है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री होती है। बस इस फॉर्मूला को बैठाओ, निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा सेक थीटा एक्स है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा सेक थीटा एक्स है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सर जी हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब फिर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलो हाँ या नहीं, कर सकता हूँ ना। अब आप देख रहे हो कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू x है, तो आप यहाँ पर x बैठा लो, तो यहाँ पर आपका हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या 1, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/x हो गई। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सॉल्व कर दो दोनों को, यहाँ पर लिखो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिखो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। क्योंकि आपको टेन थीटा निकालना है, इसलिए आप इसे क्या करें, जोड़े नहीं घटा दें, यहाँ जोड़ने से सेक थीटा निकलेगी, इसलिए मैंने क्या किया, घटा दिया, सेक थीटा कट गया, यहाँ पर बच रही है 2 टेन थीटा, और यहाँ बच रहा है मेरा x माइनस 1/x। अब ये गुना होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये टेन थीटा का टेन थीटा यदि मैं यहाँ पर लिखूं, मैं यहाँ टेन थीटा लिखता हूँ तो 2x यहाँ पर आती है, बस हो गई कहानी। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x किया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज करके एक बार लाइक बटन और सेशन को एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि किसी और चीजों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो कि आप अधिक से अधिक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जो भाई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। तो प्लीज एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की लंबाई 5 फीट और उसे ध्यान दिया गया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। जबरदस्त सवाल है ये परछाई वाली, है ना, और आपने भी कभी ना कभी जब टेस्ट देते होंगे तो लगता होगा कि ये सवाल तो बनती नहीं है। एक्स की लंबाई 5 फीट और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई कितनी है। दोस्तों मैंने स्कूल का इमारत बनाया, ये स्कूल का इमारत है, और इमारत की परछाई 30 फीट बनती है, कितनी बनती है, 30 फीट बनती है। पर आप यहाँ पर खड़े हो, कहीं बीच में आप खड़े हो, और ये आप खड़े हो, और आपकी परछाई क्या बन रही है, आप कितने फीट के हो, एक्स की लंबाई 5 फीट, इसकी लंबाई कितनी है 5 फीट, ठीक है, एक्स की लंबाई कितनी है 5 फीट, और इसकी परछाई कितनी बनती है, इसकी परछाई 3 फीट बनती है। बोले ठीक है, यहाँ पर कोण क्या लगता है सर, यहाँ पर कोण लगता है थीटा, मान लेते हैं थीटा कोण लगता है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूल की इमारत की लंबाई कितनी है। मैं यदि यहाँ पर एंगल मान लूँ ABC, इसको मान लूँ यहाँ पर A, इसको मान लूँ B और इसको मान लूँ C। फिगर दिख रही है क्या? यदि आप लोगों को फिगर दिख रही है तो देख लो, आप लोग फिगर दिख रही है ना, मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। यदि नहीं दिख रही होगी फिगर, यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया और ये परछाई है, ये इसका एंगल थीटा है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ नाम लिया A, B, C और यहाँ पर क्या हुआ D और ये E, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक चीज देखना कि ये जो परछाई है कितनी 5 फीट है और ये कितनी है 3 फीट है। ये वाली जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 3 फीट है, पर ये इमारत है और इमारत की परछाई कितनी है 30 फीट है। समझ में आए क्या? इमारत की परछाई 30 फीट है। अब हमें क्या करना है, हमें किसकी लंबाई निकालनी, स्कूल की इमारत की लंबाई निकालनी। कॉमन एंगल क्या मिला मेरा, थीटा। एक बार हम क्या करेंगे, ट्राइंगल क्या लेंगे, ट्राइंगल हमें लेना होगा ACB लेना होगा। ट्राइंगल ACB लिए तो हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू, ए बी क्या है मेरी इमारत है, यानी AB बट्टे मैं 30 लिख सकता हूँ। बोले हाँ, ठीक है। अगेन मैंने क्या लिया, मैंने लिया ECD लिया। ट्राइंगल क्या लिया, ECD, ECD लिया। ECD में मैंने फिर क्या लिया, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिया 5/3। क्या ये दोनों टेन थीटा की वैल्यू है, मैं दोनों टेन थीटा की वैल्यू को इक्वल कर सकता हूँ क्या? बोले जी सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो टेन थीटा के बराबर ही है। 5/3 मैं यहाँ से काट दूं, कितनी हो जाएगी 10। तो AB की लंबाई कितनी हो गई, AB की लंबाई जल्दी से मुझे बता दो कि AB की लंबाई कितनी हो गई, जल्दी से। कहीं पर आंसर है क्या, दिख रहा है क्या? आपसे पूछा AB की लंबाई, तो AB की लंबाई कितनी है 50 फीट। AB की लंबाई कितनी है 50 फीट। 50 फीट है, इसलिए इसकी छाया 30 फीट बन रही है। लो बन गया। इतनी आसान क्वेश्चन थी, कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, बस आपकी मेहनत, आप कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत करते जाओ, मैं कंटिन्यू आपकी मैथ सिखाते जाऊंगा, आप कंटिन्यू एग्जाम फोड़ते जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर। देखो एकदम समय वेस्ट नहीं करना है। एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 5, बोलो 5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसका कि कर्ण 13 मीटर, तो ये क्या होगा 12। मैंने ट्रिपलेट बताया आपको कि ये 5 है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है, लो बना दो। 1/2 आधार, आधार कितनी है 5, ऊंचाई कितनी 12, काट दो यहाँ पर 6, 6 पंचे 30, कितनी आंसर आ गई 30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0032 का पावर 0.6 होगा तो इसकी कहानी क्या होगी, इसकी मान निकालना है। इस तरह की दशमलव की संख्या अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती है और लोग देखते ही रह जाते हैं कि कैसे ये करेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूं कि 32, ये जो 32 है ना, ये 32 किसका पावर है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5 की पावर है। बोले ठीक है, तो 2 की पावर 5 की पावर है, इसका मतलब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये 0.2 का क्या है, 0.2 का पावर 5 है। बोलो हाँ या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर 0.6 आप लिख सकते हो, 0.2 का पावर 5 का पावर 0.6। अब क्या इससे मल्टीप्लाई होगा क्या, मैंने इंडाइसिस में बताया आपको कि इन दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 0.2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 0.2 का पावर 3, इसका मतलब 0.2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है ना। तो आप खुद ही देखो, जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.008 होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बस लो आंसर आ गया। बात समझ में आई? इसको ऐसा भी दे सकता था आपको या ऐसे दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, दी गई संख्याओं के निम्न में से कौन सा आरोही क्रम, सबसे पहले बताएं कि आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है सर, छोटे से बड़े। क्या बोला है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े में सजाना है, छोटे से बड़े में मुझे सजाना है। बात समझ में आई क्या, छोटे से बड़े में आपको सजाना है। चलो एक किसी एक को ले लो, देखो इसका मतलब क्या, 1/3 का मतलब 0.33 होगा। 0.3 का मतलब क्या होता है सर,
0.3 का मतलब 0.30 ले लेंगे। ठीक है, 2/8 का मतलब क्या हुआ? 2/8 का मतलब हो गया 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 2.5। आपको क्या बोला? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रमों में सबसे छोटा कौन? 2/8, उसके बाद कौन? 0.3, उसके बाद कौन? ये यानी ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, कुछ नहीं करना था। अब ये लो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसे बहुत बार बताया। मैं आपको दो मेथड से बताता हूं, क्योंकि ये देखो जब डॉट डॉट रहेगी ना, इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटिव है यहाँ पर। अब देखो जब x इक्वल टू आपने माना है √2, है ना, फिर +√2 +√2, तो क्या करेंगे यहाँ पर? इस तरह से इन्फिनिटिव गई है, तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 2 + x हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर करोगे, इसका जब आप फैक्टर कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? यहाँ पर 2 लाना है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना और माइनस करके 2 होगा। माइनस यहाँ पर दोनों क्या होगा? एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, यानी यहाँ पर एक माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा? एक प्लस होगा। यहाँ पर माइनस होगा और दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। यानी आपकी वैल्यू क्या आ रही है? एक वैल्यू आ रही है 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है -1। यहीं पर समझ में आ रही है कि एक की आंसर क्या आ रही है आपकी? एक की आंसर आ जाएगी 2 और दूसरी की आंसर आ जाएगी -1। दूसरा जो मेथड है दोस्तों, दूसरा जो मेथड मैंने जो बताया था कि x इक्वल टू, डायरेक्ट इसका मेथड है, जब इस तरह का मैथ होगा √4a + 1/2, यानी a की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 2 है ना। a की वैल्यू आप क्या देख रहे हो? 2 है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस देना जरूरी है। अब यहाँ से भी आप निकाल लोगे 1 प्लस कितना हो गया? 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 1 9, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 4 दूनी 8 1 9, यानी यहाँ पर 9 हो रहा है। 9 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक बार आपको x की वैल्यू क्या करना होगा? a1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 - 3 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -2/2, यानी x बराबर क्या हो जाए? -1। चीजें समझ में आई? तो दो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें। आप इस डायरेक्ट को, मेरा मानना है कि जब आप यहाँ पर मैथ बना रहे हो ना, ठीक है, जब आप यहाँ पर मैथ बना रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं पता, आप बेसिक बेसिक चीजों पर आप सबसे ज्यादा फोकस करो। मान लो कल के दिनों में आपको ये मैथ फॉर्मूला यदि नहीं आती है तो आपको यही काम आने वाली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थ अनुपात लो, यहाँ पर कर लो। 3.6 हो गया, यहाँ 6.9 हो गया, इक्वल टू 11.4 हो गया, नीचे क्या हो? x, डेसिमल से डेसिमल गया, यानी यहाँ पर देख रहे हो आप काटोगे तो यहाँ हो गया 3 दूनी 3 तिये, यहाँ पर 3 एक कम 3 दूनी 12/23 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 12/23 और यहाँ क्या हो गया? 114/x। कोई दिक्कत है क्या? 114/x यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे? चतुर्थ अनुपात निकालना है। ये कट रही है क्या 6 से? 6 6 कम 6, हाँ 6 से कट रही है, यहाँ से काट दो। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 नमा 54। ठीक है, बस ठीक है सर, आपको छोड़िए क्या? 6 कम 6, 6 5, हाँ 6 नमा 54। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 19 गुने 23 बट्टे क्या हो रहा है? 2। ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। 19 तिये 57, 7, 19 दूनी 38, 38 और 5 हो जाएगी आपकी 43 बट्टे 2। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओहो, यहाँ 10 भी तो आएगी, वही तो मैं देख रहा हूँ कहाँ चल गया। यहाँ 10 भी तो आएगी, है ना। यहाँ 10 हो गया ना, 10x। अब ठीक है, चलो यहाँ पे कितने होंगे? इंटू 10। ठीक है, अब देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये तो हो जाएगी सर जी 43.7 हो जाएगी। अब और 2 से डिवाइड करो। अब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा, है ना, 2 1 जा, फिर कितनी हो जाएगी? 2 8 जा, फिर कितनी हो जाएगी? 2 5 जा, 21.8। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? 21 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। इसमें भी देखो फंसाने की कोशिश किया है ना, तो सावधान रहिए, कहीं से हल्के से हल्के क्वेश्चन आपको फंसा सकता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 रुपया प्रति किलोग्राम भाव का 6 किलोग्राम चावल और 7 रुपये प्रति किलोग्राम भाव का
4 किलोग्राम चावल मिलाया गया और मिश्रण को 10% लाभ पर विक्रय किया गया। मिश्रण का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। चलिए ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार मैथ है आपको, और इस तरह की मैथ को आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अरे यार, आप लोगों से लाइक नहीं हो रही, जल्दी से सेशन को लाइक करो, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम शेयर की हुई है। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर कर दो तो मैं मैथ को बनाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, और इस तरह की मैथ आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 रुपया प्रति किलोग्राम भाव का 6 किलो चावल और 7 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का 4 किलोग्राम चावल, यानी कुल मिलाकर 10 किलोग्राम चावल हुआ आपके पास। 10 किलोग्राम चावल का सीपी कितना है? सीपी कितना है मेरा? 10 किलोग्राम चावल का सीपी 6 वाला तो 6 लिए, 6 गुना 6 प्लस 7 रुपये वाला कितना? 4, यानी 7 गुने 4, यानी आपका जो आंसर आया 36 और 7 चौके 28, 7 चौके 28। आप कितना देख रहे हो? 64 रुपये हो गई सर जी आपकी। कितनी हो गई? 64 रुपये। ठीक है, 10% का लाभ, किस पर लाभ? यही तो सीपी है। 10% का आपने क्या किया? लाभ निकाल लिया। 10% का लाभ निकाला, यानी 64 इंटू 110 अपॉन कितना? 100। ठीक है सर जी। अब यहाँ पर क्या, 1 किलोग्राम चावल का एसपी कितना होगा? आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम चावल का एसपी कितना, मुझे बताओ चावल कितनी थी। तो 1 किलोग्राम चावल का जो एसपी होगा, 1 किलोग्राम चावल का एसपी आप निकालोगे तो 10 किलो का था कहानी, तो 1 किलोग्राम चावल का क्या हो जाएगा? 64 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन क्या होगा? 10। ठीक है सर जी, काट दो, फटाफट काट दो। बोले सरो रुक जाओ। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 11 चौक होता है 44, 11 छक होता है 66, अब 66 और 4 होता है 70। बोले ठीक है। नीचे सर जी 100 है, यानी आपका जो राइट आंसर है 7.04 रुपया है क्या? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए, मैं एक और सेशन ला रहा हूं आपके लिए, जिसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, जो आपको चैप्टर वाइज भी क्लियर करवाऊंगा, और इधर आपकी क्या क्लियर हो जाएगी, इधर मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर भी हो जाएगा। तो इधर मैं चैप्टर वाइज ला रहा हूं, एक दिन आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा और एक दिन आपको मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ज्यादा नहीं, 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा चैप्टर वाइज, जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तुओं का वास्तविक कीमत प्रति वस्तु कितना है? देखो कितनी अच्छी सवाल है दोस्तों, ये सवाल थोड़ी बड़ी सवाल है, और इस तरह की एक बार दो सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। एक व्यक्ति ने 380 रुपया में 380 रुपया में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तु का वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी? यहां पर हम निकाले, माना वस्तुएं x थी, अब मूल्य कितना था? वस्तु को मान लेंगे x। वस्तु क्या है देखिएगा, वस्तु को हमने x मान लिया, और कीमत कितनी, यानी मूल्य कितनी थी? मूल्य मान लेते हैं कि मूल्य उसका था y। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तभी तो मेरा होगा, यानी एक्स वाई बराबर में कितना है? 380 रुपया। बोले सर जी समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर कि x वस्तु कम है ना, समान वस्तु खरीदी, प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। यानी यहाँ पर यदि मैं एक वस्तु कम खरीदूं और प्रत्येक वस्तु के लिए 1 रुपया अधिक दूं तो मुझे क्या निकल पाता? मुझे क्या देख रहा हूं, तब भी क्या होता? वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होती? तब भी तो 380 रुपया होता, क्योंकि 380 रुपया ही बात कर रही है। अब मैं यहाँ देख रहा हूं कि एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लस एक्स, उसके बाद माइनस वाई, फिर प्लस माइनस -1 इक्वल टू 380। ठीक है, एक्स वाई बराबर मैं देख रहा हूं कि 380 है। एक्स वाई बराबर यहाँ पर 380 देख रहे हैं आप यहाँ पर 380 को रख दिए। बोले ठीक है सर जी, प्लस एक्स माइनस वाई,
और ये इसको आप उधर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 381 हो जाएगी, या जो भी बोल सकते हो आप। यानी x माइनस वाई बराबर आपकी 1 हो गई। और ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। लेकिन दोस्तों ये सवाल क्यों बड़ा है, किस लिए बड़ा है, आप समझो। वस्तुओं की वास्तविक कीमत आपको चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि यदि वस्तु को एक ही संख्या आपके पास है और कुछ नहीं है, सिर्फ 380 रुपया है, उस संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया तो एक वस्तु कम खरीद पाता, वस्तुओं का वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी, सारी चीज निकालने के लिए दी हुई है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, x माइनस वाई का तो वैल्यू निकाले, लेकिन आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा। जब आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको अलजेब्रा में जाना होगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या करना होगा यहाँ पर प्लस 4xy। थोड़ी सी क्वेश्चंस आपकी पेचीदा हो जाएगी, लेकिन बन जाएगा। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4, और यहाँ होगा 380। जब 380 को 4 से गुना करोगे तो 1520, और एक क्या हो जाए 21, यानी 1521 हो जाएगी, जो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब जब यहाँ पर आप x माइनस वाई निकालोगे तो 1521 किसका हो जाएगा, 1521 हो गया आपका 35 का, हो गया 4 12 25, हाँ 39 का हो जाएगा। कितना का, 39 का हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप निकाल लो। अब मैं यदि यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ भी x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई हुआ ना, नहीं सॉरी x प्लस वाई होगा ना, मैं क्या x माइनस वाई दिया हूँ। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर तो क्या था मेरे पास क्या था कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। x माइनस वाई ले लिया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 39। अब हो गई बात, वाई वाई काट दो, हाँ यहाँ पर हो गई 40, x बराबर हो गई 20। किसी किसी प्रश्न में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, वो लाजमी ही है, वो आप खुद समझ जाओगे। तो x का वैल्यू 20, x का वैल्यू यहाँ पर 20 बैठा दो, माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कितनी हो गई 19, यानी y की वैल्यू कितनी 19, यानी आपको y की वैल्यू हो गई 19, यानी y की वैल्यू 19 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 19, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20। तो क्या पूछता, वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या है, कीमत पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मूल्य, यानी क्या होगा आंसर, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या है 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कर लो, है ना। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14% बराबर क्या है, 14% बराबर 210 है। तो 59% का क्या होगा, तो 1% बराबर 210 बटा 14, तो 59% बराबर क्या होगा, निकाल लो, 210 बटा 14 गुने 59। ठीक है ना। अब यहाँ से काट दो, 7 दूनी 14, 7 ती 21, अब इसको 2 से काट दो 15, 15 नमा, है ना, 15 नमा 135, ऐसे कुछ प्रश्न के उत्तर आएंगे, है क्या इस संख्या का अनुसार। ठीक है, 15 नमा कितना हो गया 135, 15 हासिल बच गया। अब 15 पचे 75, 75 जोड़ दो तो कितनी हो जाए, 5 5 10, 7 1 8 1 9, 905 है क्या, 905, 905 है क्या, नहीं, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज। निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो। यानी आप क्या देख रहे हो, t इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हो कि t, आपकी जो t की वैल्यू है और r की वैल्यू वो बराबर है। साधारण ब्याज मूल राशि का, यानी जो आपका आय है वो किसका, मूल राशि का, यानी 9p/4 है, और दोनों चीजें बराबर है, बस निकाल दो। आप t निकालना चाहते हो t निकालो, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगी 100 गुने, यहाँ हो जाएगा 9p अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर p होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा t बराबर r। तो आप जब t स्क्वायर ले लोगे यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ p से p कट रही है आपकी यहाँ पर p से p कट गई। ठीक है, p से p जब कट गई, अब 4 से 100 को काट दो, 4 से आप 100 को काटो कितनी हो रही 25, यानी आपका ओवरऑल यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि टी स्क्वायर हो गया यानी 25। ठीक है, कितना आ रहा है 25, यानी आपकी आंसर कितनी हो गई, यहाँ पर आंसर कितनी हो जाएगी 25 नमा 225, सॉरी 25 नमा कितनी हो जाएगी 225। तो टी बराबर कितना हो गया मेरा 15,
टी बराबर कितना हो गया 15। तो कितने वर्षों के बाद हो जाएगी 15 वर्षों। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है ना, इस चीजों को जरूर आप ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। रवि, रोहन, राजेश अकेले कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करता है। मैंने ले लिया रवि, ठीक है, फिर क्या ले लिया रोहन, फिर क्या ले लिया राजेश। ठीक है, ये कार्य को करता है कितना दिनों में, 10 दिनों में, ये कार्य को करता है 12 दिनों में, ये कार्य को करता है कितना 15 दिनों में। तीनों का एलसीएम निकाल लिया, कितना दिन हो गया 60 दिन। इसकी एफिशिएंसी निकाली थी, ये 6 दिन, ये 5 दिन और ये 4 दिन। बोला तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में पूरा होता है। सबकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 4 10 और 15, 15 से भाग लगा दो, कितनी हो गई 4, यानी कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में कार्य को खत्म कर लेंगे। बात समझ में आई क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि, रोहन, ओह क्वेश्चन डबल हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो टंकी ले लिए ए, टंकी ले लिए बी और टंकी ले सी, वो तीनों मिलकर, सॉरी, ए बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन कर सकते हैं, 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने करें, मैंने ऐसे ले लिया 1/12। ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी 4 घंटे में कितने होंगे, 4 घंटे में कितने होंगे, 4 घंटे में कुछ तो भरा होगा। तो 4 घंटों में देख रहा हूँ 4/12 यानी 1/3। ठीक है, सी को बंद कर दिया जाता है, ए भी चालू है, ध्यान रखना। शेष कितना है बताओ, बोले सर 1/3 हो गया तो 2/3 बाकी। बोले ठीक है, सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। अब ए और बी 14 घंटे में भर देते हैं, सी अकेले खाली टंकी को करने में कितना समय लाएगा। यानी 2/3 भाग भरने में, 2/3 भाग को भरने में ए बी को कितना समय लग रहा है, 14 घंटा। बातें समझ में आ रही है क्या, 2/3 भाग, 2/3 भाग भरने में से 14 घंटों का समय लग रहा है। मैं बोल तो सकता हूं कि 2/3 भाग भरने में 14 घंटा समय लग रहा है ना। तो एक भाग को भरने में कितना समय लेगा, एक भाग को भरने में ये कितना समय लेगा, यानी ए बी शेष भाग को 14 घंटा में भरता है, यानी एक भाग को भरने में कितना समय लेगा, नहीं सर 14 गुने 2/3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी कितना हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं। तो एक भाग को भरने में क्या हो जाएगा, 14 गुने 3/2। ठीक है, 2 से हो गया 7, यानी ये ए बी मिलकर 21 घंटा में भर देगा। यहां तक बात समझ में आई तो मुझे बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, 21 घंटा में कार्य करेगा ए और बी। और वहां क्या बोला गया था कि यहाँ क्या बोला था कि ए बी सी तीनों कितना घंटा में, 12 घंटा में। सी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय है, तो सी का यदि मैं निकालूं यहाँ पर, सी 1 घंटे में कितने टंकी को भरेगा, तो 21 घंटा यहाँ पर लगा। अब मैं क्या करूंगा कि 1/12 में से 1/21 को क्या करूं, घटा दूंगा। बात समझ में आई क्या। अब 1/12 में से 21 को मैं यदि घटा दूं तो यहाँ पर लॉसअप मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 गुने 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 12। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हो गया 8 और 9, 9/12 गुने 21। अब यहाँ पर मैं काटू 3, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा कितना 4, यानी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो काट की आ रही है वो कितने 1/28, यानी सी अकेले खाली टंकी को भरता तो कितना समय लेता, 28 घंटे का समय लेता। कितने घंटे का समय लेता, ये 1/1 घंटा में कितना भर रहा है, सी 1 घंटे में, सी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 1/28 भाग। तो 28 घंटा में क्या करेगा ये, 28 घंटा में एक भाग भर देगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या, 28 घंटा। फिर से समझो कि a प्लस बी प्लस सी 1/12 घंटा भरता है, तो 4 घंटा में 1/3 भाग को ही भरेगा, भरेगा कि नहीं। शेष भाग 2/3 है,
2/3 भाग को 14 घंटा में बढ़ता है, तो a प्लस बी, यानी यहाँ पर मैं बोलूँ a प्लस बी 1 भाग को कितने घंटे में भर रहा है, तो बोले सर 21 घंटे में भर रहा है a प्लस बी। बोले ठीक है, तो सी 1 घंटा में कितने भरेगा, तो टोटल कितना था 12, 1/12 में से घटा दिया तो निकल के 1/28। तो 1 घंटा में 1/28 भाग करते हैं, 1 घंटा में 1/28 भाग करते हैं, तो 28 घंटा में 1 भाग करेंगे। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं भाई, चलो कर देते हैं रिपीट ही सही, जो बाद में आए होंगे देख लेंगे। देखिए आधार की लंबाई 5, ये कर्ण 13, तो ये 100% 12 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। फिर इसका हम एरिया निकालेंगे, तो आधार बटे ऊंचाई, यहाँ कितना हो गया 6, 6 पंचे 30, इसका आंसर हो गया 30 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चंस 2 बार आ गई है। 15 सेंटीमीटर कोर वाले घन को आयताकार बर्तन में रखा गया। ठीक है, यदि बर्तन के आधार की बीमा 20 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह कितने ऊपर उठेगी। एक 15 सेंटीमीटर कोर वाले घन, ये क्या है घन, और दूसरा क्या है घनाभ है, तो दोनों का आयतन मुझे बराबर करना होगा। दोनों की आयतन में बराबर किया तो यहाँ पर देखा 20, यहाँ पर किया 15 और यहाँ पर किया h, बराबर क्या करना होगा 15 गुना 15 गुना 15, क्योंकि घन की आयतन क्या होती है, घन की आयतन क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती है। अब h यहाँ से निकालो तो यहाँ पर हो जाएगी 15 गुना 15 बट्टे क्या हो जाएगी 20, यहाँ हो जाएगी 5 दिए 15, 5 चौके 20, 15 दिया 45, 45 बट्टे 4 हो जाएगा आपके 11.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी का औसत वेग, यहाँ पर अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू, यानी यहाँ पर क्या औसत एवरेज, क्या बोला दो तरफा गाड़ी का एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ पर। तो एवरेज जब स्पीड हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया 2x है आपका 60, y है आपका 40 और यहाँ कितना हो गया 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, है क्या। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, तो कैसा लगा सेशन आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसमें क्या और सुधार करनी चाहिए। क्या आपको क्वेश्चंस को कम करके मैं बताऊं या ये 20 क्वेश्चन सही है, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सेशन कैसा लगा ये तो जरूर बताएं, और जो लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, जिसने हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कहीं से भी लगता है कि ये चैनल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने इसीलिए क्वेश्चंस ये सीरीज लेके आया हूँ, ये सीरीज लेके आया हूँ कि उन भाइयों के लिए मदद होगी जिसकी मैथ्स में नंबर कम आती है, और यकीन मानिए कि यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाली है। तो प्लीज आप भी मैथ बनाएं और दोस्तों को भी बोले कि यहाँ से मैथ कर लो, क्योंकि यहाँ से 100% आने वाली है। यदि आपको विश्वास नहीं होगी, आपको एग्जामिनेशन के दिन जरूर रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आई थी या नहीं आई थी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।